Hello students, in this video, applications of Bernoulli's theorem, part 1, we will discuss two very important applications of Bernoulli's theorem. Number 1, Venturi meter, and number 2, Torricelli's law, that is a speed of efflux, including solutions to problems of chapter 10, mechanical properties of fluid, book number 2 for class 11 physics, and also for NEET, IIT JEE and other plus 2 level entrances. इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम पार्ट 1 के टू वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, वेंटुरी मीटर एंड टॉरिसेलीज लॉ को प्रॉब्लम सहित डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम इज Venturi meter. Venturi meter is a device or apparatus used to measure the flow speed and hence the volume rate of incompressible fluid, that is liquid, in a horizontal tube. Venturi meter एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा उपकरण है जिसके हेल्प से हॉरिजॉन्टल ट्यूब से होकर, क्षैतिज नली से होकर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, असंपीड़ित तरल, दैट इज लिक्विड, द्रव का फ्लो स्पीड, प्रवाह चाल एंड वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू द ट्यूब, ट्यूब से होकर, हॉरिजॉन्टल ट्यूब से होकर प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव का आयतन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द ट्यूब, उसे मेजर कर सकते हैं. दैट इज वेंटुरी मीटर के हेल्प से हम किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, किसी असंपीड़ित तरल, दैट इज लिक्विड, द्रव की चाल, फ्लो स्पीड एवं उस ट्यूब से होकर प्रति सेकंड पर सेकंड फ्लो होने वाले लिक्विड का, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का वॉल्यूम भी, आयतन भी मेजर कर सकते हैं. नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंटुरी मीटर. ए वेंटुरी मीटर कंसिस्ट ऑफ ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब wider at 2 inch और wider at its extremes, दोनों किनारों पर चौड़ा होता है, साइड में दोनों इंच पर. वेंटुरी मीटर में एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब होता है जो कि उसके दोनों इंच पर, दोनों सिरे पर चौड़ा होता है, वाइडर होता है. वाइल कंस्ट्रिक्टेड इन द मिडल, जबकि बीच में वेंटुरी मीटर का मिडल पार्ट, बीच का हिस्सा पतला होता है, जैसा कि फिगर 1 में रिप्रेजेंट किया गया है. BCD एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जिसका लेफ्ट पोर्शन B एंड राइट पोर्शन और राइट पार्ट D, कैपिटल D सपोज किया, वह चौड़ा है, वाइडर है, जबकि बीच का जो पार्ट है वेंटुरी मीटर का C, जिसका नाम C दिया गया है, C रखा गया है, वह पतला है. A manometer, that is U-shaped tube. U-shaped tube is the manometer. A manometer, that is U-shaped tube, U आकार की नली है मैनोमीटर, is attached to
the horizontal tube, that is venturimeter tube, with one arm, which is the manometer is attached to the venturimeter tube or horizontal tube with one arm at the wider or broader part of the tube, while other arm or other limb of the manometer tube is connected to or attached to the narrow or constricted part of the tube. तो वेंटोरीमीटर का हॉरिजॉन्टल ट्यूब से एक मैनोमीटर भी, जो कि यू शेप का, यू आकार का एक ट्यूब है, अटैच्ड होता है, जिसका एक लिम्ब, लेफ्ट लिम्ब मैनोमीटर ट्यूब का, जो कि यू शेप्ड ट्यूब है, यू आकार की नली है, तो उसका वन पार्ट दैट इज लेफ्ट, सपोज लेफ्ट एंड वाइडर पार्ट हॉरिजॉन्टल ट्यूब के वाइडर पार्ट से कनेक्टेड है, जबकि अनदर एंड दैट इज अनदर लिम्ब और मैनोमीटर का दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट, वह कनेक्टेड होता है वेंटोरीमीटर ट्यूब हॉरिजॉन्टल ट्यूब के कंस्ट्रिक्टेड पार्ट से। पतला जो रीजन है, पतला पार्ट है, नैरो पार्ट बीच में होता है, मिडिल में होता है वेंटोरीमीटर ट्यूब का, तो उससे कनेक्टेड होता है मैनोमीटर ट्यूब का अनदर लिम्ब। नाउ सपोज density of the liquid which is used in manometer tube, say it is rho m. Rho m is the density of the liquid which is used in the manometer tube. Manometer tube में यूज किए जाने वाले लिक्विड का डेंसिटी सपोज किया जाता है रो एम है। एम स्टैंड्स फॉर मैनोमीटर, रो इज द डेंसिटी। while density of the liquid flowing through the tube, suppose water is flowing through tube, so density of water is rho is equal to 1000 kg per meter cube. So density of the liquid passing through the horizontal tube is rho, while density of the liquid used in the manometer tube is rho m. मैनोमीटर ट्यूब में यदि मैनोमीटर ट्यूब के हेल्प से लार्ज प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना हो, तो लिक्विड के रूप में मरकरी का यूज किया जाता है, जबकि यदि मैनोमीटर ट्यूब से स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना हो तो लो डेंसिटी लिक्विड जैसे ऑयल है, तेल है, उसका यूज किया जाता है। नाउ वी हैव टू अप्लाई बर्नौलीज principle or Bernoulli's theorem at the wider part, that is B, one of the wider parts, that is B, say B, to which one limb of the manometer tube is connected, and the constricted part, that is C, because venturimeter is one of the applications of Bernoulli's theorem. तो वेंटोरीमीटर ट्यूब के वाइडर पार्ट सपोज किया जाए बी, जिससे कि मैनोमीटर का लेफ्ट लिम्ब, मैनोमीटर ट्यूब का लेफ्ट पार्ट कनेक्टेड है, वाइडर पार्ट वेंटोरीमीटर ट्यूब का, हॉरिजॉन्टल ट्यूब का वाइडर पार्ट बी से, एंड अदर लिम्ब मैनोमीटर ट्यूब का, जो दूसरा मैनोमीटर ट्यूब का दूसरा पार्ट है, राइट पार्ट, वह कनेक्टेड है, वह ट्यूब कनेक्टेड है किससे? कंस्ट्रिक्टेड पार्ट से। वेंटोरीमीटर का पतला जो पार्ट है, पोर्शन है सी, मिडल में, जो कि मिडल में है होता है, उससे कनेक्टेड है। तो दोनों जगहों पर, मतलब एट बी, जहाँ पर कि जो कि वाइडर पोर्शन है हॉरिजॉन्टल ट्यूब का, जिससे कि मैनोमीटर ट्यूब का लेफ्ट लिम्ब कनेक्टेड है, वहाँ सपोज किया जाए प्रेशर P1 है लिक्विड का, एंड at the constricted part C of the venturimeter, where another limb of the manometer is connected, let pressure at that point or that portion C is P2. Pressure of the liquid at the constricted portion of the venturimeter tube, to which the another limb of manometer is connected. At that place
C. Pressure of the liquid inside the वेंटूरीमीटर ट्यूब इज P2। तो सपोज किया जाता है कि वेंटूरीमीटर ट्यूब का वाइडर एंड B, जिससे मैनोमीटर ट्यूब का लेफ्ट पार्ट और लेफ्ट लिम्ब कनेक्टेड है, लेफ्ट ट्यूब उसका मैनोमीटर ट्यूब का कनेक्टेड है, तो वहां प्रेशर लिक्विड का P1 है। एंड जो कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन है, पार्ट है मैनोमीटर ट्यूब का, पतला रीजन, पतला पार्ट C, जिससे कनेक्टेड है मैनोमीटर ट्यूब का अदर लिम्ब, मैनोमीटर ट्यूब का दूसरा जो ट्यूब है, दूसरा साइड ट्यूब का दूसरा पार्ट, वह कनेक्टेड है कंस्ट्रिक्टेड पार्ट C से, पतला पार्ट C से, वहां प्रेशर सपोज किया जाता है लिक्विड का P2 है। सपोज किया जाए वाइडर पार्ट वेंटूरीमीटर ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है एंड वाइडर पार्ट से फ्लो करने वाले लिक्विड का स्पीड V1 है, जबकि कंस्ट्रिक्टेड पार्ट वेंटूरीमीटर ट्यूब का पतला रीजन, पतला पार्ट, नैरो पार्ट और कंस्ट्रिक्टेड पार्ट C से होकर लिक्विड का फ्लो स्पीड V2 है, जबकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन का, कंस्ट्रिक्टेड रीजन का पार्ट का A2 है। सिंस फ्लो ऑफ फ्लूइड through the ventometer tube is incompressible, then density of the incompressible fluid does not change with time. Since density of liquid does not change during the process of the fluid flow, therefore liquid is supposed to be incompressible fluid. तो वेंटूरीमीटर ट्यूब से इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का फ्लो होता है, जिसका डेंसिटी पूरे ट्यूब से होकर एक जगह से दूसरे जगह तक और वन इंड से दूसरे इंड तक ट्यूब से होकर ट्यूब के एक इंड से दूसरे इंड तक जब लिक्विड का फ्लो होता है तो उसका डेंसिटी चेंज नहीं करता है, इसलिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के रूप में लिक्विड का यूज किया। लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के अंतर्गत रखा जाता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के कैटेगरी में लिक्विड आता है, जबकि गैसेस का डेंसिटी प्लेस बदलने से, एक जगह से दूसरे जगह प्लेस बदलने से फ्लो के प्रोसेस में चेंज करता है डेंसिटी गैस का, इसलिए गैस को कंप्रेसिबल फ्लूइड सपोज किया जाता है, लेकिन लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, द्रव को असंपीड़ित तरल सपोज किया जाता है। इसलिए लिक्विड का डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड दैट इज लिक्विड का डेंसिटी जितना वाइडर पार्ट में होगा, बी पर वाइडर रीजन में होगा, सपोज किया जाए बी रीजन में, बी से होकर बी पार्ट में, उतना ही कंस्ट्रिक्टेड पार्ट में भी लिक्विड का डेंसिटी, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का डेंसिटी वहां भी इक्वल ही होगा। जितना वाइडर पार्ट में लिक्विड का डेंसिटी होगा उतना ही डेंसिटी होगा कंस्ट्रिक्टेड पार्ट में, पतले रीजन में वेंटूरीमीटर ट्यूब के। तो बी रीजन में, बी मैंने वाइडर पार्ट में, वेंटूरीमीटर ट्यूब का वाइडर पार्ट में लिक्विड का डेंसिटी रो है, तो स्मॉलर पार्ट में भी लिक्विड का डेंसिटी वहां भी सपोज करना होगा रो। नाउ अप्लाइंग बर्नौलीज प्रिंसिपल एट द ब्रॉडर पार्ट बी एंड also at the constricted part C of the tube, or C constricted part or narrow part of the ventometer tube. We know that according to Bernoulli's principle, total energy of a perfect fluid, that is non-viscous and incompressible fluid in a streamline motion, धारा रेखीय प्रवाह में, total energy at every section of a tube of non-uniform cross section remains constant। क्योंकि बर्नौलीज प्रिंसिपल से हम जानते हैं कि जब किसी असमान अनुप्रस्थ काट की नली से होकर के, अनइक्वल क्रॉस सेक्शन के ट्यूब से होकर के आइडियल फ्लूइड का और किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का, लिक्विड का फ्लो होता है, तो उस ट्यूब के किसी भी जगह पर, किसी भी पार्ट पर उस लिक्विड के यूनिट वॉल्यूम का, उस द्रव के प्रति इकाई आयतन की टोटल एनर्जी, दैट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट
एट एनी सेक्शन ऑफ द ट्यूब। तो उस ट्यूब के जिससे होकर के किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड दैट इज लिक्विड का फ्लो होता है, द्रव का प्रवाह होता है, तो उस नली के किसी भी सेक्शन पर, किसी भी जगह पर, उस ट्यूब के किसी भी जगह पर लिक्विड के पर यूनिट वॉल्यूम का टोटल एनर्जी, जो कि 3 टाइप्स की एनर्जी होती है लिक्विड में, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो उनका सम कांस्टेंट होता है। मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट एनी सेक्शन ऑफ द ट्यूब, ट्यूब के किसी भी जगह पर लिक्विड के पर यूनिट वॉल्यूम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। इसका मीनिंग यह हुआ कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिक्विड का वाइडर पार्ट में जितना होगा, वाइडर पार्ट बी में जितना होगा, उतना ही इसके मिडल पार्ट, कंस्ट्रिक्टेड पार्ट सी में भी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिक्विड का उतना ही होगा। सो राइट डाउन अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम एट पॉइंट बी और पोर्शंस बी एंड सी, एट पोर्शंस बी दैट इज वाइडर पोर्शन, चौड़ा भाग, नली का चौड़ा भाग बी है, तो एट द पोर्शंस बी एंड सी, सी पतला भाग है, कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है ट्यूब का, तो वहां पर भी बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा दोनों जगह पर। मैंने बी ब्रॉडर पार्ट और वाइडर पार्ट में ट्यूब का टोटल एनर्जी लिक्विड का पर यूनिट वॉल्यूम टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वाइडर पार्ट में बी में जितना होगा उतना ही टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड सी में भी उतना ही होगा। टोटल एनर्जी लिक्विड के यूनिट वॉल्यूम का टोटल एनर्जी जितना वाइडर पार्ट बी में होगा उतना ही नैरो पार्ट और कंस्ट्रिक्टेड पार्ट सी में भी होगा। सो अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम एट द पोर्शंस बी एंड सी ऑफ द वेंटूरीमीटर ट्यूब, वेंटूरीमीटर ट्यूब, we have total energy per unit volume of the liquid at B is equal to total energy per unit volume of the liquid at C। वेंटूरीमीटर ट्यूब के वाइडर पार्ट में, चौड़े भाग में, लिक्विड के पर यूनिट वॉल्यूम की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी, द्रव के प्रति इकाई आयतन की कुल ऊर्जा चौड़े भाग में जितनी होगी वह बराबर होगी वेंटूरीमीटर ट्यूब का नैरो पार्ट सी में, पतले भाग सी में, द्रव के प्रति इकाई आयतन की कुल ऊर्जा के बराबर होगा। मतलब बी पार्ट में वेंटूरीमीटर नली के, वेंटूरीमीटर ट्यूब के वाइडर पार्ट चौड़े भाग में द्रव के प्रति इकाई आयतन की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट सी। पतले भाग वेंटूरीमीटर नली के पतले भाग सी में द्रव के प्रति इकाई आयतन की कुल ऊर्जा बराबर होगी सी भाग में जितनी कुल ऊर्जा होगी द्रव के प्रति इकाई आयतन की, उतना ही वेंटूरीमीटर ट्यूब के चौड़े भाग बी में भी द्रव के प्रति इकाई आयतन की कुल ऊर्जा उतनी ही होगी। सो टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एट पी, प्रेशर एनर्जी ऑफ द लिक्विड इनसाइड द ट्यूब एट in the wider part B is P1, where left limb of the manometer is connected. Suppose at that position pressure is P1. So P1 pressure energy at the wider part of the tube, pressure energy at the wider part of the tube is P1 plus potential energy is rho gh. Since the tube is horizontal, so from the any reference level, any horizontal surface which can be taken as the reference level, height of the centers of wider part and the narrow part of the tube will be the same. क्योंकि वेंटूरीमीटर ट्यूब एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, क्षैतिज ट्यूब है, तो किसी जिस सरफेस से हम इसका हाइट चूज करेंगे दैट इज रेफरेंस सरफेस और रेफरेंस लेवल, तो उससे उस रेफरेंस लेवल से उस सरफेस से वाइडर ट्यूब बी के सेंटर का हाइट एंड नैरो ट्यूब सी के सेंटर का हाइट इक्वल होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट द वाइडर पार्ट और वाइडर पार्ट ऑफ द ट्यूब बी इज rho gh plus
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के प्रति इकाई आयतन की गतिज ऊर्जा 1/2 m इज रिप्लेस्ड बाई रो। पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, लिक्विड के पर यूनिट वॉल्यूम के लिए मास की जगह पर डेंसिटी रो का यूज करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द वाइडर पार्ट बी ऑफ द ट्यूब इज 1/2 रो v1 square। v1 is the speed of the liquid at the wider part of the venturimeter tube. So this is the total energy P1 plus rho gh plus half rho v square. Total energy of the liquid at portion B, that is wider portion of the venturimeter tube, and it is equal to the total energy per unit volume of the liquid at the constricted portion C of the tube. So total energy per unit volume of the liquid at the constricted portion C is वेंटूरीमीटर ट्यूब के पतले पार्ट में जो बीच वाला पार्ट है, बीच का पार्ट सी, तो उसमें द्रव के प्रति इकाई आयतन का की कुल ऊर्जा, दैट इज प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, तो उन तीनों का सम भी उतना ही होगा जितना कि वाइडर एंड पर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिक्विड का है। सो टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड, total energy per unit volume of the liquid at the constricted part C is pressure energy is P2. We have already supposed the pressure at the constricted pressure of the liquid at the constricted part C is P2. So pressure energy at the constricted part of the tube is P2 plus potential energy is same, height of the constricted part, height of the center, height of the axis of the tube is throughout horizontal tube है, तो जो लिक्विड का एक्सिस जो सेंटर से होकर के हॉरिजॉन्टल लाइन सपोज करेंगे तो वो एक्सिस होगा, तो उसका हाइट किसी रेफरेंस सरफेस से, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लेवल से, रेफरेंस सरफेस से जहाँ से हम हाइट मेजर कर रहे हैं वह हाइट सेम होगा। जितना हाइट सी का होगा, सी के सेंटर का होगा, उतना ही वाइडर इन बी के बी सेंटर का होगा, मतलब ट्यूब के एक्सिस का हाइट एवरीवेयर सेम होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम एट कंस्ट्रिक्टेड पार्ट सी इज रो जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड एट द कंस्ट्रिक्टेड पार्ट इज पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ रो। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज द सेम थ्रू आउट द फ्लो। क्योंकि लिक्विड है तो डेंसिटी, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है लिक्विड, तो उसका डेंसिटी जितना वाइडर पोर्शन में होगा उतना ही नैरो पार्ट में भी होगा। तो सपोज करते हैं लिक्विड का डेंसिटी रो है थ्रू आउट। सो काइनेटिक एनर्जी कंस्ट्रिक्टेड पार्ट में, नैरो पार्ट हॉरिजॉन्टल ट्यूब और वेंटूरी मापी ट्यूब का जो पतला रीजन है, कंस्ट्रिक्टेड रीजन है वेंटूरीमीटर ट्यूब का सी, वहाँ लिक्विड का वेलोसिटी हमने सपोज किया है V2। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट द कंस्ट्रिक्टेड पार्ट सी हाफ रो V2 स्क्वायर। m इज रिप्लेस्ड बाई रो, स्मॉल m की जगह रो का यूज किया गया लिक्विड के यूनिट वॉल्यूम के लिए, सिंस वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो यदि लिक्विड का वॉल्यूम यूनिटी है, सपोज किया जाए v इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब, तो मास जो है रिप्लेस हो जाएगा, माने रो इक्वल टू m हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मास के बराबर हो जाएगा। तो m को रिप्लेस कर दिया गया रो से यूनिट वॉल्यूम लिक्विड के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट द इनसाइड द ट्यूब एट द कंस्ट्रिक्टेड पार्ट, पतले पार्ट में, वेंटूरी मापी के पतले भाग के अंदर प्रवाहित होने वाले, फ्लो करने वाले लिक्विड का वेलोसिटी हमने सपोज किया है V2। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड हाफ रो V2 स्क्वायर। नाउ रो GH विल कैंसिल आउट इन बोथ साइड्स। पोटेंशियल एनर्जी सेम है वाइडर पोर्शन पर भी, वाइडर पार्ट में भी ट्यूब का लिक्विड का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेम है वाइडर पार्ट में भी एंड नैरो पार्ट में भी। वेंटूरी मापी ट्यूब के मोटे भाग एंड पतले भाग में का हाइट सेम है, मतलब ट्यूब का एक्सिस का हाइट सेम है रेफरेंस लेवल से, रेफरेंस सरफेस से, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा। तो रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल हो गया। देयरफॉर वी हैव प्रेशर। अब वाइडर जो ट्यूब है, वाइडर ट्यूब चूंकि वाइड है तो वहां पर लिक्विड का स्पीड, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से लिक्विड का स्पीड V1 क्या होगा, कम होगा। कम होने से प्रेशर जो होगा, कम लिक्विड का स्पीड वाइडर पार्ट बी में कम होगा, तो कम होने से लिक्विड का स्पीड कम होने से काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो बर्नौली थ्योरम से टोटल एनर्जी लिक्विड का चूंकि कांस्टेंट होता है,
तो इसलिए चूंकि काइनेटिक एनर्जी अब घट गया, डिक्रीज है, हो रहा है, तो प्रेशर एनर्जी का वैल्यू अधिक होगा, प्रेशर अधिक होगा वाइडर पार्ट में, जिससे तब जाकर के उस सिचुएशन में टोटल एनर्जी जो होगा लिक्विड का पर यूनिट वॉल्यूम वह कांस्टेंट होगा। तो वाइडर पार्ट में चूंकि स्पीड कम है, क्योंकि जो पार्ट जिसका एरिया अधिक होता है, ट्यूब का एरिया अधिक होता है, तो वहाँ स्पीड कम होता है। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ द लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। किसी ट्यूब से द्रव का, लिक्विड का जो फ्लो स्पीड है, प्रवाह चाल है, वह उस जगह के जहाँ से, उस प्लेस के से जहाँ से लिक्विड का फ्लो हो रहा है, उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एरिया अगर अधिक होगा, तो वेंटुरी मीटर और वेंटुरी मापी का जो पार्ट वाइडर है, तो एरिया अधिक है, तो वहाँ स्पीड कम होगा। जब स्पीड कम है तो V1 स्पीड हमने सपोज किया है वाइडर पार्ट में, तो वह स्पीड कम होगा, तो वहाँ पर वाइडर पार्ट में काइनेटिक एनर्जी लिक्विड का कम होगा, तो प्रेशर एनर्जी अधिक होगा। तो यहाँ जो मैनोमीटर ट्यूब का लेफ्ट इन जो कनेक्टेड है वाइडर पार्ट से, तो उसमें लिक्विड का लेवल अधिक प्रेशर होने के कारण क्या होगा, इसका जो ये हाइट है, या मतलब लिक्विड कॉलम यहाँ पर ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा, नीचे चला जाएगा इन कंपेरिजन टू द कंस्ट्रिक्टेड पार्ट। यहाँ पर के कंस्ट्रिक्टेड पार्ट का एरिया कम है, जो पतला रीजन है, पतला पार्ट है सी वेंटुरी मीटर ट्यूब का, तो उसका चूंकि एरिया कम है, तो जब एरिया कम होगा तो स्पीड एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। तो एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा होगा। तो V2 स्पीड सपोज किया है कंस्ट्रिक्टेड पार्ट में, पतला जो रीजन है, नैरो पार्ट है वेंटुरी मीटर ट्यूब का, वहाँ स्पीड हमने V2 सपोज किया है। तो V2 स्पीड ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्पीड होने से काइनेटिक एनर्जी लिक्विड का ज़्यादा होगा कंस्ट्रिक्टेड पार्ट में, नैरो पार्ट में। ट्यूब के वेंटुरी मीटर ट्यूब के नैरो रीजन सी में, नैरो पार्ट पोर्शन सी में लिक्विड का स्पीड ज़्यादा होने से लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा भी अधिक होगी। तो बर्नौली थ्योरम से चूंकि टोटल एनर्जी जो होता है लिक्विड का, वह पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी पार्ट ऑफ द ट्यूब रिमेन्स कांस्टेंट। तो चूंकि वेलोसिटी सी पार्ट में, कंस्ट्रिक्टेड पार्ट में, वेंटुरी मापी ट्यूब के नैरो पार्ट में स्पीड ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी स्पीड ज़्यादा है, एरिया कम होने से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से काइनेटिक एनर्जी भी अधिक होगा। लेकिन टोटल एनर्जी को कांस्टेंट रखने के लिए प्रेशर एनर्जी का वैल्यू कम होगा। तो प्रेशर जो है लिक्विड का वेंटुरी मापी नली, वेंटुरी मीटर ट्यूब के नैरो पार्ट में, पतले पार्ट में, कंस्ट्रिक्टेड पार्ट में प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ जो मैनोमीटर ट्यूब में का जो राइट लिम्ब है, राइट जो ट्यूब है मैनोमीटर ट्यूब का राइट पोर्शन, वह कनेक्टेड है कंस्ट्रिक्टेड पार्ट से, नैरो पार्ट से, तो उसमें लिक्विड का जो लेवल होगा, उस पर प्रेशर रिलेटिवली क्या होगा, कम होगा। इसलिए उसका हाइट, लिक्विड कॉलम का हाइट उसमें ज़्यादा होगा। वैसे अगर साइड ट्यूब यहाँ कनेक्टेड होता तो बी पोर्शन में लिक्विड का लेवल ज़्यादा हाइट होता। अगर ऊपर की ओर ये ट्यूब, एक साइड ट्यूब कनेक्ट किया जाता या मैनोमीटर को ऊपर कर देते, तो यहाँ पर अपर पार्ट में अगर मैनोमीटर होता, यहाँ तो लोअर पार्ट में कनेक्टेड है, तो उस सिचुएशन में बी से कनेक्टेड जो लिम्ब होता मैनोमीटर का, तो उसमें लिक्विड का लेवल, चूंकि प्रेशर ज़्यादा है, तो लिक्विड का निश्चित रूप से लिक्विड कॉलम का हाइट ज़्यादा होता। चूंकि एच लिक्विड कॉलम का हाइट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर ρgh होता है। एंड जो नैरो पार्ट से, वेंटुरी मीटर ट्यूब का नैरो पार्ट से साइड ट्यूब जो कनेक्टेड होता या मैनोमीटर का लिंक, तो उसमें प्रेशर कम होने से लिक्विड कॉलम का हाइट भी कम होता। तो इसलिए जो लिक्विड लेवल का हाइट होता है उस साइड ट्यूब में, चाहे राइट लिम्ब में, वह कम होता। अगर इस ट्यूब को ऊपर कनेक्ट करते या दो साइड ट्यूब लगा देते अपर पार्ट में, वेंटुरी मीटर ट्यूब के दोनों जगह पर, वाइडर पार्ट है, लोअर पार्ट में, तो जो लिक्विड लेवल्स का डिफरेंस है दोनों में, मैनोमीटर ट्यूब में के लेफ्ट एंड राइट लिम्ब में, तो वह डिफरेंस कितना है, h है। एक में हाइट सपोज किया जाए h1 है, दूसरे में लिक्विड कॉलम का हाइट h2 है, तो जो हाइट का डिफरेंस है वह स्मॉल h है। h इज द डिफरेंस इन द लिक्विड लेवल्स इनसाइड द बोथ लिम्ब्स ऑफ द मैनोमीटर ट्यूब। मैनोमीटर के ट्यूब के दोनों लिम्ब्स में लिक्विड के लेवल्स का, लिक्विड के अपर लेवल का, अपर सरफेस के लेवल का जो डिफरेंस है, वह डिफरेंस कितना है, स्मॉल h है, सपोज किया जाता है। नाउ प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2, तो प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, वाइडर पार्ट में ज़्यादा होगा लिक्विड का प्रेशर, क्योंकि स्पीड कम है वहाँ, तो P1 माइनस P2 करना होगा। प्रेशर डिफरेंस P1 ज़्यादा होगा, P2 वाइडर पार्ट में लिक्विड का प्रेशर कम होगा, तो P1 माइनस P2 बराबर इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। हाफ रो V1 स्क्वायर को
राइट साइड में कर देते हैं और P2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं. तो टेकिंग P2 in LHS while half rho V1 square in RHS, we will get P1 minus P2, that is pressure difference at two points or two portions, be wider part and narrow part of the tube. Pressure difference P1 minus P2 is equal to half rho V2 square, half rho common हो जाएगा, half rho V2 square minus half rho V1 square, तो half rho V2 square minus V1 square. Suppose it is equation number 1. We have to find V1, flow speed of the liquid at the wider part of the tube first, and then we will get the volume rate of the liquid at that place or at any place of the venturimeter tube. To obtain a speed, flow speed at the wider part of the venturimeter tube, say V1, we have to use equation of continuity. So using equation of continuity at wider part and narrow part of the tube, that is at B and C. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सातत्य समीकरण का उपयोग हम करेंगे वेंटुरी मापी नली के वाइडर पार्ट बी में एंड नैरो पार्ट सी में, दोनों चौड़े भाग में, वेंटुरी मापी ट्यूब के चौड़े भाग बी में एंड नैरो पार्ट सी में, दोनों जगह पर यूज करेंगे. तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट portions B and C of the venturimeter tube, that is at the wider part and narrow part of the tube. A1 V1 सपोज किया हमने एरिया, अल्फा 1 भी सपोज कर सकते हैं एरिया वाइडर पार्ट का एंड नैरो पार्ट का एरिया क्रॉस सेक्शन अल्फा 2, लेकिन यहाँ हमने सपोज किया है A1 वाइडर पार्ट का एरिया एंड नैरो पार्ट का एरिया सपोज किया है A2. सो A1 इंटू V1, एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट जितना वाइडर पार्ट में होगा उतना ही नैरो पार्ट में भी होगा. सो A1 V1, that is product of area and velocity, speed of the liquid at any place of the ship, at any section of the tube remains constant from equation of continuity. Equation of continuity से हम जानते हैं कि किसी ट्यूब के जिसका एरिया और क्रॉस सेक्शन अनइक्वल है, कहीं चौड़ा है कहीं पतला है वह ट्यूब, तो उसके किसी भी सेक्शन पर ट्यूब का एरिया एंड उस जगह पर लिक्विड का फ्लो स्पीड का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है. सो एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि जनरल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो इसको दोनों जगहों पर अप्लाई करते हैं, एक वाइडर पार्ट बी पर एंड नैरो पार्ट वेंटुरीमीटर का सी पर. तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी एट द वाइडर पार्ट A1 V1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एरिया एट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द नैरो पार्ट ऑफ द ट्यूब. वी हैव टेकन it as A2 and velocity of the speed of the flow at the narrow part of the tube is V2. So area product of area A2 at the narrow part and velocity of the liquid at the narrow part will also remains the same as that of the wider part. जितना एरिया एंड वेलोसिटी का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्यूब का एंड वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड जितना वाइडर पार्ट में होगा दोनों का प्रोडक्ट एरिया एंड स्पीड का, उतना ही नैरो पार्ट में भी नैरो पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्यूब का A2 एंड स्पीड वहाँ V2 सपोज किया है, तो A2 इंटू V2 इक्वल होगा A1 इंटू V1 के. और यहाँ से हम अगर V2 को इलिमिनेट कर दें इस फार्मूला से, इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के इस फॉर्म से, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो V2 को इलिमिनेट कर लेते हैं A1 V1 अपॉन A2 के रूप में एंड उस V2 का वैल्यू अगर यहाँ पर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए तो हम फ्लो स्पीड V1 मालूम कर सकते हैं वेंटुरीमीटर ट्यूब के वाइडर पार्ट में भी. जब V1 मालूम हो जाएगा तो V2 भी मालूम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ऑब्टेन हो रहा है. Now eliminating V2, that is a speed of the liquid flow at the narrow part of the tube from this equation of continuity, that is A1 V1 is equal to A2 V2, and this is equal to the volume rate of the fluid. Volume rate of the fluid, that is incompressible fluid, that is liquid through the tube. So it can be written as capital V. एरिया एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से
किसी ट्यूब के किसी भी सेक्शन पर कांस्टेंट होता है, इसलिए मेटोरीमीटर ट्यूब का वाइडर पार्ट बी का एरिया A1 एंड वाइडर पार्ट में लिक्विड का स्पीड V1 का प्रोडक्ट बराबर होगा, इक्वल होगा वेंटूरीमीटर ट्यूब का नैरो पार्ट सी में एरिया, सी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसे हमने सपोज किया है A2 एंड स्पीड of the liquid flow at the inside the tube at the narrow part is V2. So A1 V1 equals to A2 V2, and this is equal to the volume rate of the liquid flowing through the tube. That is volume of the liquid flowing per second of the tube. ये दोनों इक्वल हो जाएगा A1 V1 and A2 V2. तो इसे इक्वेट कर सकते हैं, इसे इक्वल कर कैपिटल V वॉल्यूम रेट ऑफ द लिक्विड के बराबर लिखा जा सकता है. We can write it as capital V, A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to capital V, volume rate of the liquid. Suppose it is equation number 2. So from this equation we can also obtain the expression for volume rate of the liquid from this formula, and before we have to obtain the expression for volume rate of the liquid, we have to calculate the speed of liquid flow at wider portion of the tube, that is V1. So to obtain the expression for V1, eliminating V2, that is the speed of the liquid inside the tube, metrometer tube, at the narrow part, we can write V2 equals to, since A1 V1 is equal to A2 V2 और यह वॉल्यूम रेट के इक्वल होता है, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, इन दोनों को इक्वेट करने पर V2 इक्वल्स टू, अब V2 को इलिमिनेट कर दिया जाए, V2 को इलिमिनेट किया गया इससे, तो A1 V1 अपॉन A2, V2 इक्वल्स टू A1 V1 अपॉन A2, सिंस A1 V1 इक्वल टू A2 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, तो V2 को इस रिलेशन से इक्वेशन सपोज किया जाए, ये इक्वेशन 2 है, तो इससे V2 स्पीड ऑफ द लिक्विड एट द नैरो पार्ट ऑफ द ट्यूब, तो उसे हमने इलिमिनेट कर लिया V2 को V1 के टर्म में, तो V2 इक्वल टू A1 बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई V1, एंड सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ पुटिंग V2 इक्वल टू A1 बाई A2 इंटू V1 इन RHS ऑफ इक्वेशन 1, that is the expression for pressure difference at the wider part and narrow part of the tube. इक्वेशन 1 प्रेशर डिफरेंस का एक्सप्रेशन है वेंटूरीमीटर ट्यूब का नैरो पार्ट, वाइडर पार्ट चौड़ा भाग एंड नैरो पार्ट पतले भाग के बीच प्रेशर डिफरेंस का. देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग V2 इक्वल टू A1 बाई A2 इंटू V1 इन RHS ऑफ इक्वेशन 1, we get P1 using 3, that is V2 equal to A1 by A2 into V1 in equation number 1, we get P1 minus P2 equals to 1 by 2 rho. V2 is A1 upon A2 multiplied by V1 whole square minus V1 square, और we have P1 minus P2 equals to 1 by 2 rho. अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म में A1 by A2 इंटू V1 स्क्वायर है, तो A1 by A2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई V1 स्क्वायर, एंड सेकेंड टर्म में V1 स्क्वायर है, तो V1 कॉमन हो जाएगा. V1 कॉमन होने से वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लो एट द वाइडर पार्ट ऑफ द ट्यूब मालूम हो जाएगा. मेट्रोमीटर ट्यूब के वाइडर पार्ट में स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो V1 का एक्सप्रेशन हम ऑब्टेन कर लेंगे. उसके बाद V1 में अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाइडर पार्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम रेट ऑफ द लिक्विड भी के लिए भी एक्सप्रेशन आ जाएगा. सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 रो, एंड A1 बाई A2 का होल स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई V1 स्क्वायर. V1 स्क्वायर को कॉमन ले लिया गया. V1 square is taken out of the bracket since it is common in both terms of RHS. So now V1 square or
we have to find V1. So V1 square equals to 2P1 minus P2, 2P1 minus P2 upon rho multiplied by A1 upon A2 का होल स्क्वायर माइनस 1 and suppose it is equation number 4 and from this we can obtain V1 as V1 equals to root under V1 equals to, therefore V1 equals to root under 2P1 minus P2 upon rho under bracket A1 upon A2 whole square minus 1. This is the expression for a speed of the liquid flow at the wider end of the वेंटूरीमीटर ट्यूब. यह वेंटूरीमीटर ट्यूब के वाइडर पार्ट बी में लिक्विड का स्पीड के लिए एक्सप्रेशन है. V1 इक्वल्स टू रूट अंडर टू अंडर ब्रैकेट P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस है दोनों जगह का, वाइडर पार्ट का एंड नैरो पार्ट का, अपॉन रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द वेंटूरीमीटर ट्यूब. वह लिक्विड वाटर भी हो सकता है, अपॉन एरिया A1 अपॉन A2. एरिया A1 इज द एरिया ऑफ द wider part of the tube B and C. A2 is the area of the narrow part, that is middle part C of the venturimeter tube. A1 upon A2 square minus 1. This is the expression. And P1 and P2 in terms of H, क्योंकि मैनोमीटर ट्यूब में जो लिक्विड यूज किया गया है तो दोनों लिम्स में हाइट का जो डिफरेंस है, मतलब लिक्विड के अपर सरफेसेस के लेवल का जो डिफरेंस है वह है H है. तो P1 माइनस P2 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. Suppose it is equation number 5. V1 is equal to root under 2 P1 minus P2 upon rho A1 by A2 का whole square minus 1. And P1 minus P2 के जगह हम यूज कर सकते हैं H लिक्विड कॉलम का जब लेंथ H है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है वह होता है रो GH होता है. तो हमने लिक्विड मैनोमीटर में जो लिक्विड है उसका डेंसिटी हमने रो M सपोज किया है, तो उसके लिए P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस को रो M इंटू G इंटू H लिख सकते हैं. तो अनदर फॉर्म आ जाएगा वाइडर पार्ट में, वेंटूरीमीटर ट्यूब के वाइडर पार्ट में लिक्विड के स्पीड का. सो अनदर फॉर्म ऑफ स्पीड V1 इक्वल्स टू रूट अंडर 2 P1 माइनस P2 इज रो M इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड used in the manometer tube, while rho is the density of the liquid flows through the venturimeter horizontal tube, that is horizontal tube. So 2 rho M G into H मैनोमीटर ट्यूब के दोनों लिम्स में लिक्विड के अपर लेवल्स का डिफरेंस है. तो 2 इंटू P1 माइनस P2 इज रिप्लेस्ड बाई रो M इंटू G इंटू H अपॉन रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन, अब इसको हम रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर के रूप में भी, A2 स्क्वायर को अगर हम न्यूमरेटर में ले लें A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, तो A2 स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर जाने पर फिर A2 हो जाएगा. सो इट इज नाउ फाइनली वी कैन राइट A2 मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर 2 रो M GH upon rho multiplied by under bracket A1 square minus A2 square. A1 upon A2 square minus 1. A1 upon A2 square under bracket minus 1 equals to A2 square LCM हो जाएगा. A2 square is the LCM. And then we can write A1 square minus A2 square upon A2 square. A2 square का स्क्वायर रूट से बाहर करने पर, स्क्वायर रूट लेने पर A2 हो जाएगा. तो न्यूमरेटर में है तो 2P1 माइनस P2 अपॉन 1 बाई A2. तो A2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो न्यूमरेटर में जाकर स्क्वायर रूट के बाहर मल्टीप्लाई हो गया A2 रूट अंडर 2 into rho M into G into H upon under bracket upon rho multiplied by A1 square minus A2 square. LCM लेने के बाद इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्वेशन 5 को एक दूसरे फॉर्म में. P1 minus P2 is equal to rho M into GH, and after taking the
LCM of A1 square upon A2 square minus 1, that is LCM is A2 square, so A1 square minus A2 square upon A2 square. So V1, the speed of the liquid at the wider end of the tube is V1 is equal to A2, area of the narrow part of the tube is A2, narrow part C of the tube is A2, multiplied by root under 2 into rho m, density of the manometer liquid, into G, acceleration due to gravity, multiplied by H, difference in the liquid levels of two limbs of the manometer, upon rho multiplied by under bracket A1 square minus A2 square. This is the final expression for the speed at V1. The speed V1, that is the speed of the liquid in the wider part of the tube. And from this expression, we can write the volume rate of flow of liquid at any place. We can write suppose at wider part of the tube. तो वॉल्यूम रेट तो सेम होगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से अल्फा 1 V1 इक्वल टू अल्फा 2 V2 इक्वल्स टू V होगा. तो कहीं पर भी वॉल्यूम रेट अगर मालूम हो जाएगा एक जगह पर वाइडर पार्ट में, तो नैरो पार्ट में भी उतना ही होगा. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन 2 से हमने हम उसे ऑब्टेन कर सकते हैं. इक्वेशन 2 में हमने देखा था अल्फा 1 V1 इक्वल टू अल्फा 2 V2 इक्वल टू वॉल्यूम रेट ऑफ द लिक्विड. सो वॉल्यूम रेट के लिए एक्सप्रेशन, इस पर प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे दोनों फॉर्मूला पर, इक्वेशन 5 और 6 एंड वॉल्यूम रेट पर मेंटोरीमीटर पर बेस्ड प्रॉब्लम. मेंटोरीमीटर के दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड प्रॉब्लम, एक स्पीड के लिए ऑफ द लिक्विड एट द वाइडर पार्ट ऑफ द ट्यूब एंड अदर फॉर वॉल्यूम रेट ऑफ द ट्यूब, सॉरी वॉल्यूम रेट ऑफ द लिक्विड एट एनी पार्ट ऑफ द any place of the any part of the tube. So volume rate of the liquid for the tube at any part, suppose at the wider part, कहीं पर भी सेम होगा, वाइडर चाहे वाइडर हो या नैरो पार्ट हो. V कैपिटल V इक्वल टू V1 हमने ऑब्टेन किया है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, A1 इंटू V1 इक्वल टू वॉल्यूम रेट के, एंड अगेन A2 इंटू V2, नैरो पार्ट पर भी एरिया एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो भी कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम रेट के इक्वल होगा. सो V इक्वल टू A1 इज द, हमने V1 ऑब्टेन किया है, तो A1 V1 स्पीड है लिक्विड का वाइडर पार्ट में, ट्यूब के चौड़े भाग में, वेंटोरीमीटर ट्यूब के चौड़े भाग में वाइडर पार्ट में लिक्विड का वेलोसिटी है, जहां एरिया कितना है वाइडर पार्ट का A1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे A1 इंटू V1 एंड इट इज वी गेट इट इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाइड बाई V1 इज एक्सप्रेशन फॉर V1 इन इक्वेशन 6 इज A2 रूट अंडर 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रो m GH अपॉन रो multiplied by A1 square minus A2 square, and this is the final expression, that is volume rate of liquid at wider part of the tube, and it will equal to, this will equal to the same at the narrow part of the tube also from the equation of continuity. So this is the formula expression, therefore capital V is the volume rate of flow of the liquid, that is volume of the liquid flowing per second through the meter tube. Capital V equals to A1 A2 multiplied by root under 2 rho m GH upon rho A1 square minus A2 square. यदि प्रेशर डिफरेंस के रूप में लिखना हो तो वॉल्यूम रेट को हम लिख सकते हैं इसी एक्सप्रेशन को, रो एम जी एच की जगह पर, रो एम जो है डेंसिटी है मैनोमीटर लिक्विड का, उसकी जगह P1 माइनस P2 रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा कि इक्वेशन 5 में है. तो प्रेशर डिफरेंस के टर्म में, या तो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम का मैनोमीटर ट्यूब के दोनों लिम्स में जो हाइट का लिक्विड लेवल्स के हाइट का डिफरेंस है उसके टर्म में ये फॉर्मूला हो गया. रो एम जी एच A1 A2 V इक्वल टू वॉल्यूम रेट इक्वल टू A1 A2 रूट अंडर 2 रो एम जी एच अपॉन रो A1 स्क्वायर अंडर ब्रैकेट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. एंड प्रेशर डिफरेंस के रूप में वॉल्यूम रेट हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम रेट ऑफ द लिक्विड फॉर द ट्यूब, वॉल्यूम रेट ऑफ द लिक्विड through the venturimeter or through the pipe, horizontal pipe. Venturimeter is a horizontal pipe. So the tube, venturimeter tube is capital V equals to A1 A2 multiplied by root under 2
टू तो रहेगा न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट के अंदर, रो एम जी एच की जगह P1 माइनस P2, क्योंकि P1 माइनस P2 में जगह ही हमने रिप्लेस किया था रो एम जी इंटू एच, तो 2 P1 माइनस रूट अंडर 2 P1 माइनस P2 अपॉन रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। A1 वाइडर इनका एरिया है वेक्टोरीमीटर ट्यूब का, वाइडर पार्ट का, एंड नैरो पार्ट का A2 है। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। सो we have discussed the first application of Bernoulli theorem completely. Now, second important application of Bernoulli's theorem is a speed of efflux, that is Torricelli's law. Scientist Torricelli deduced the expression for a speed of efflux of a liquid through the hole near the bottom of an open tank, which is V is equal to V the speed of efflux, that is the speed of the liquid emerge out, a speed of the liquid emerges out through the hole near the bottom of a tank or a vessel, that is an open tank or an open vessel, and it is given by V equals to root under 2gh. This expression was given by the scientist Torricelli, so it is also called, this speed of efflux is also called Torricelli's law. Torricelli ने लिक्विड के स्पीड ऑफ इफ्लक्स के लिए, द्रव का बहिस्राव वेग के लिए एक एक्सप्रेशन दिया, वो एक्सप्रेशन V इक्वल टू रूट अंडर 2gh, where small g is the acceleration due to gravity and h is the height of the liquid column inside the tank. यह वेसल है और टैंक है जिसमें ओपन इन टैंक है, जिसका अपर सरफेस एटमॉस्फेयर को खुला है। क्लोज टैंक भी हो सकता है। तो उस फॉर्मूला में थोड़ा सा, इस फॉर्मूला के कंपेरिजन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा, लेकिन एक्चुअल जो फॉर्मूला है टॉरिसेली के द्वारा जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स के लिए डिड्यूस किया गया, वह एक ओपन टैंक और एन ओपन वेसल टू द एटमॉस्फेयर, जिसमें कि लिक्विड h हाइट तक लिक्विड भरा है, तो लिक्विड कॉलम का हाइट h है। तो उस टैंक के बॉटम के पास अगर कोई होल बना दिया जाए, सपोज किया जाए यहाँ C के पास कोई होल है, तो यहाँ से लिक्विड जिस स्पीड से बाहर निकलेगा, द लिक्विड इमर्ज आउट थ्रू द होल at say at point C near the bottom of the tank. So speed of the efflux, that is the speed of the liquid immersed out through the hole or opening C near the bottom of the tank, is given by root under 2gh, and this is called Torricelli's law. It is Torricelli's law. And this speed of efflux, जो लिक्विड का स्पीड है होल से, मतलब टैंक के या किसी वेसल के जिसमें कि लिक्विड भरा है, सपोज किया जाए वाटर भरा है, और इसके बॉटम के से थोड़ा ऊपर कोई होल है सी पोजीशन पर, तो उससे जितना लिक्विड बाहर निकलेगा उस स्पीड को हमने भी सपोज किया है V2 इक्वल टू V, और एंड वहाँ जो प्रेशर होगा वह एटमॉस्फेरिक, चूंकि यह जो होल है वह ओपन है, मतलब एटमॉस्फेयर से यहाँ पर क्या है, इसके बगल में जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा लिक्विड का वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर से यह ओपनिंग खुला हुआ है।
अपर जो लेवल है लिक्विड का, तो अभी चूंकि ओपन टैंक है तो वहां पर भी जो लिक्विड की अपर 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 सरफेस और टॉप, लिक्विड का जो टॉप पर प्रेशर होगा वह भी एटमॉस्फेयर से ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, तो वहां भी प्रेशर पीए और यहाँ पर भी ओपनिंग होल पर, होल के पास भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जहां से लिक्विड निकल रहा है स्पीड V2 से, जिसे हमने V सपोज किया है। उसके लिए एक्सप्रेशन V इक्वल टू रूट अंडर 2GH बर्नौली थ्योरम के हेल्प से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को डिड्यूस किया था सबसे पहले टोरिसेली साहब ने, इसलिए इसका नाम, इस फॉर्मूला को स्पीड ऑफ फ्लक्स को टोरिसेलीज लॉ भी कहा जाता है। लेकिन यह भी एक एप्लीकेशन है बर्नौली प्रिंसिपल का, बर्नौली थ्योरम का। बर्नौली थ्योरम के हेल्प से हम स्पीड ऑफ फ्लक्स के लिए एक्सप्रेशन V इक्वल टू रूट अंडर 2GH कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और यह स्पीड ऑफ फ्लक्स ठीक उतना ही होता है जितना कि H हाइट से और सरफेस से या किसी अनदर हॉरिजॉन्टल सरफेस से H हाइट से किसी बॉल को अगर ड्रॉप, किसी बॉडी को ड्रॉप कर किया जाए तो उस हॉरिजॉन्टल सरफेस को स्ट्राइक करने पर जो वेलोसिटी होगा वह वेलोसिटी उतना ही होगा। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए H हाइट से फ्रीली फॉलिंग बॉडी को के लिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो कि अंडर ग्रेविटी फॉल करेगा सरफेस से H हाइट से, तो उसका स्पीड भी उतना ही होगा जितना कि लिक्विड जो बाहर निकल रहा है इस टैंक के या वेसल के में बने होल से, लिक्विड जितना स्पीड से बाहर निकल रहा है वह स्पीड V इक्वल टू रूट अंडर 2GH, जिसके लिए एक्सप्रेशन टोरिसेली साहब ने दिया। यह स्पीड उतना ही होता है जितना कि सरफेस से, और सरफेस हो या कोई अदर हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, तो जहाँ से हम हाइट को मेजर कर रहे हैं, तो अगर उस सरफेस से H हाइट से अगर किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाए फ्रीली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, गुरुत्व के प्रभाव में, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का H हाइट से ड्रॉप किया जाए तो उसका स्पीड भी कितना होगा, V इक्वल टू रूट अंडर 2GH ही होगा, जो कि स्पीड ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा। दिस स्पीड ऑफ फ्लक्स given by Torricelli's law. Torricelli's law is equal to the speed of a freely falling body or velocity of a freely falling body. Magnitude of velocity is a speed. Velocity or magnitude of velocity is a speed of a freely falling body. Freely falling body above height h, बॉडी को h हाइट से ड्रॉप किया गया, above height h from the surface. Now we can obtain this formula, that is Torricelli's law, a speed of flux V equal to root under 2GH using Bernoulli's principle. Hence it is an application of Bernoulli's principle. So now proof of, that is derivation of this formula, that is proof of Torricelli's law. Using Bernoulli's principle at the top surface, that is uppermost surface of the liquid inside the tank, top surface say position B, top surface is taken as B, position B, that is B, and at the hole which is made, hole at position C made near the bottom, and at the hole C near the bottom of the tank, near the bottom of the tank we have total energy of the liquid inside the tank at the top surface, uppermost surface, that is top of the liquid surface,
is equal to total energy of the liquid at the opening or hole of the tank through which liquid immerse out with a speed v. Say that the speed is v. So total energy of the liquid at the at the top surface of the liquid inside the tank and is equal to total energy of the liquid per unit volume at the whole C near the bottom of the tank or vessel. So first of all, we have to total energy of the fluid. Total energy of the liquid. That is incompressible fluid, which is liquid, at the top surface of the liquid inside the tank is pressure energy is atmospheric pressure PA plus, because the tank is open to the atmosphere, plus height of the liquid column is h, upper surface का height, top surface का height liquid tank के अंदर कितना है बॉटम से, मतलब वेसल के बॉटम या टैंक के बॉटम से h है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा रो जी एच पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड at the top surface of the liquid rho gh plus kinetic energy of the liquid. स्पीड यहाँ टैंक के टॉप सरफेस पर टैंक का जो टैंक के अंदर लिक्विड है उसका टॉप सरफेस पर माने अपर मोस्ट लेवल पर लिक्विड चूंकि रेस्ट में है तो वहां पर स्पीड कितना है 0 है, तो प्लस हाफ रो kinetic energy per unit volume of the liquid half rho v1 square. So v1 is 0, so it is 0 square half rho into 0 square equals to, now total is equal to total energy of the liquid which immerse out of the hole at C. So pressure energy is also PA because whole of the bottom is also exposed to the atmosphere. So pressure pressure of the liquid at the opening or hole C near the bottom is also atmospheric pressure PA plus height of the bottom, height of the hole from the bottom is very small, so it can be neglected. So this in comparison to H, so it is potential energy is per unit volume of the liquid at the hole is rho g into H. That height is taken as negligible. अगर हाइट यह सी थोड़ा बॉटम से ऊपर होता, स्मॉल एच हाइट पर होता एंड इस लिक्विड का अपर टैंक के अंदर लिक्विड का जो हाइट है वह कैपिटल एच होता, तो तब डिफरेंस लिया जाता, या अपर सरफेस से इस होल का डिस्टेंस डेप्थ जो है डिस्टेंस अगर स्मॉल एच होता और लिक्विड कॉलम का हाइट कैपिटल एच होता, तब यह डिस्टेंस कितना होता, बॉटम से होल का डिस्टेंस हो जाता कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। उस सिचुएशन में वहाँ इस फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन करना होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि होल को हम बॉटम के समीप सपोज किए हैं तो टैंक के अंदर जो लिक्विड कॉलम है उसका हाइट के कंपेरिजन में होल का हाइट को बहुत स्मॉल है तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो सो इट इज टेकन एज दिस हाइट इज टेकन एज 0, दैट इज हाइट ऑफ द होल फ्रॉम द बॉटम. Hole is very close to the bottom, so this height is neglected in comparison to H. So it is let it as 0. So potential energy at of the liquid at the whole C is 0. So potential energy is 0 plus kinetic energy is half rho v2. यहाँ स्पीड हमने होल से बाहर निकलने वाले लिक्विड का स्पीड दैट इज स्पीड ऑफ ए फ्लक्स को हमने सपोज किया है v, जो कि v2 है, हमने क्योंकि टॉप सरफेस पर लिक्विड का टॉप सरफेस पर टैंक के अंदर स्पीड को हमने v1 सपोज किया था, जो कि वहाँ पर लिक्विड रेस्ट में है तो वह स्पीड v1 0 हो गया, इसलिए v2 इक्वल टू v, एक ही जगह स्पीड रहा तो v2 काइनेटिक एनर्जी लिक्विड का हो जाएगा विच इमर्स आउट ऑफ द होल इज हाफ रो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है हाफ रो v स्क्वायर. देयरफॉर वी हैव PA एंड PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन बोथ साइड्स विल कैंसिल आउट, बोथ साइड्स में P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो कैंसिल हो गया. अब लेफ्ट हैंड साइड में केवल बचा हमारा रो जी एच, वी लेफ्ट विथ रो जी एच इन LHS, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड एट द टॉप सरफेस एट द टॉप ऑफ द लिक्विड, टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड इनसाइड द टैंक. सो रो जी एच इक्वल टू RHS में, इन RHS देयर इज हाफ रो v स्क्वायर, रो से रो कैंसिल हो गया दोनों साइड में, देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से
देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स v इक्वल टू होल से बाहर निकलने वाले लिक्विड का बहिस्राव वेग, हिंदी में उसे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स को बहिस्राव वेग कहा जाता है। बाहर निकलने वाले लिक्विड का स्पीड कितना हो गया, बहिस्राव चाल, और स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज v2 इक्वल टू v इक्वल टू रूट अंडर 2gh, एंड दिस इज टॉरिसेलीज लॉ proved. V equal to root under 2gh. This is Torricelli's law, that is a speed of efflux through the hole C near the bottom of a open tank or an open vessel. यदि होल का डिस्टेंस टैंक के और वेसल के अपर लिक्विड लेवल के अपर सरफेस से अगर स्मॉल एच है एंड लिक्विड के अंदर लिक्विड का हाइट, लिक्विड कॉलम का हाइट टैंक के अंदर कैपिटल एच हो, तो बॉटम से इस होल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब कैपिटल एच टोटल टैंक में लिक्विड का हाइट है माइनस स्मॉल एच, टैंक के अंदर लिक्विड का अपर लेवल से होल का डिस्टेंस स्मॉल एच है, तो बॉटम से होल का डिस्टेंस उस सिचुएशन में कितना हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो उस सिचुएशन में इस फॉर्मूला में v इक्वल टू रूट अंडर 2g स्मॉल एच की जगह कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच यूज करना होगा, जिसे हम लोग प्रॉब्लम में भी यूज कर सकते हैं। एंड यदि यह टैंक और वेसल ओपन ना होकर क्लोज्ड होगा तो यहाँ पर भी प्रेशर कुछ होगा। सपोज करते हैं पर इनका लिक्विड का जो टॉप सरफेस है वहाँ प्रेशर कोई प्रेशर P होगा, एंड यहाँ पर जो प्रेशर होगा होल के पास तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, क्योंकि होल तो एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर से, वहाँ से लिक्विड बाहर निकल रहा है। तो उस सिचुएशन में तब पीए के जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टॉप पर जो प्रेशर होगा उसको पी हम सपोज करते हैं, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए, सो पी माइनस पी उस सिचुएशन में हो जाता है प्रेशर डिफरेंस। तो वह तब होगा जब क्लोज्ड टैंक होता, लेकिन यहाँ पर हमने सपोज किया, टॉरिसेली साहब ने भी ओपन इन टैंक के लिए ही स्पीड ऑफ इफ्लक्स होल से उस बॉटम के पास जो होल बना है टैंक में उससे बाहर निकलने वाले लिक्विड का स्पीड के लिए एक्सप्रेशन दिया v इक्वल टू रूट अंडर 2gh। तो हमने भी ओपन टैंक का ही यूज किया, जिसमें कि लिक्विड कॉलम लिक्विड एच हाइट तक, स्मॉल एच हाइट तक फील्ड है भरा है। Now solutions to some important problems based on Venturi meter and Torricelli's law. अब हम लोग Venturi meter and Torricelli's law, टू इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस बर्नौली थ्योरम का, उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। प्रॉब्लम 1 इज द डायमीटर्स ऑफ ए Venturi meter, that is diameters of the wider and the constricted portions of a Venturi meter tube are 4 cm and 3 cm respectively. Density of manometer liquid is 1.5 into 10 to power 3 kg per meter cube, and difference in the liquid levels of manometer is 15 cm. Calculate the rate of flow of water through the tube. एक Venturi meter है जिसका wider part चौड़ा भाग and narrow part और constricted part पतला भाग Venturi meter का। तो दोनों पार्ट्स का, दैट इज वाइडर पार्ट एंड नैरो पार्ट Venturi meter ट्यूब का डायमीटर्स दिया है। वाइडर पार्ट का डायमीटर है 4 सेंटीमीटर एंड नैरो पार्ट का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। एंड मैनोमीटर जो Venturi meter से कनेक्टेड होता है उसमें लिक्विड का डेंसिटी 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब है। एंड मैनोमीटर ट्यूब के दोनों लिम्स में, दोनों साइड्स में, मैनोमीटर ट्यूब का जो दोनों साइड्स का ट्यूब है, मैनोमीटर ट्यूब तो यू शेप का होता है, यू शेप ट्यूब होता है मैनोमीटर ट्यूब। तो उसके दोनों लिम्स में लिक्विड का जो डिफरेंस लेवल का वह है 15 सेंटीमीटर, दैट इज स्मॉल h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, h1 माइनस h2 इज 15 cm। तो उस Venturi meter ट्यूब से होकर
फ्लो करने वाले, प्रवाहित होने वाले वाटर का वॉल्यूम रेट पर सेकेंड कितना वॉल्यूम वाटर का फ्लो होगा मेर्कुरी मीटर पाइप से, उसे कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने इस वीडियो में ही डिराइव किया था. So now we have to solve this problem. Diameter of the wider portion and the constricted portion, narrow portion of the venturimeter tube are given. D1 diameter है 4 cm, wider part का तो रेडियस हो जाएगा diameter upon 2, 4/2, that is 2 cm, that is 2 into 10 to the power minus 2 मीटर. 2 cm इज 2/100 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया. तो डायमीटर वाइडर पार्ट का वेंट्रीमीटर ट्यूब के चौड़े भाग का डायमीटर है 4 cm, तो रेडियस हो जाएगा R1. वाइडर पार्ट का रेडियस R1 सपोज किया जाए तो 4/2, दैट इज D1/2, डायमीटर का हाफ हो गया, दैट इज 2 cm, दैट इज 2 into 10 to the power minus 2 मीटर. तो एरिया हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन ट्यूब का कैसा होगा, सर्कुलर होगा, इसलिए वाइडर पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, A1 = πr1². सेक्शन सर्कुलर है, ट्यूब का सेक्शन सर्कुलर होता है, क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया सर्किल का πr², तो πr1². वाइडर वेंट्रीमीटर ट्यूब के वाइडर पार्ट का एरिया हो गया πr1², दैट इज पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 into 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर, दैट इज पाई मल्टीप्लाइड बाई 2² इज 4 into 10 to the power minus 2² इज 10 to the power minus 2² इज -4 मीटर स्क्वायर. तो एंड नाउ रेडियस ऑफ द नैरो पार्ट और कंस्ट्रिक्टेड पार्ट, वेंट्रीमीटर ट्यूब का मिडल पार्ट पतला होता है, नैरो होता है, कंस्ट्रिक्टेड होता है, तो उसका डायमीटर दिया है 3 सेंटीमीटर, तो उस पार्ट का रेडियस हो जाएगा 3/2, दैट इज R2 = रेडियस ऑफ द नैरो पार्ट ऑफ द वेंट्रीमीटर ट्यूब, तो R2 = 3/2, दैट इज 1.5 cm. So R2 = रेडियस ऑफ द नैरो पार्ट ऑफ द और कंस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द वेंट्रीमीटर ट्यूब, R2 = 3/2 cm, that is 1.5 cm, that is 1.5 upon 100 meter, that is we can write 1.5 into 10 to the power minus 2 meter. Therefore area of the narrow part or constricted part of the ventrimeter tube A2 = ventrimeter tube के पतले भाग का, माने मिडल भाग का, मिडल पार्ट का, मिडल पोर्शन जो है वेंट्रीमीटर ट्यूब का पतला होता है, A2 = उसका भी क्रॉस सेक्शन जो होगा नैरो पार्ट का भी सर्कुलर ही होगा, तो πr2², दैट इज पाई मल्टीप्लाइड बाई 1.5 into 10 to the power minus 2², दैट इज पाई मल्टीप्लाइड बाई 1.5 into 1.5, that is 2.25 into 10 to the power minus 2², that is -4 meter square. Density of the liquid, density of the manometer liquid, which can be denoted by the symbol ρm. M stands for manometer, ρ is the symbol of density. ρm equals to manometer ट्यूब के अंदर का लिक्विड का डेंसिटी भी दिया है, ρm = 1.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube. एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का वॉल्यूम रेट, वाटर के फ्लो का वॉल्यूम रेट मालूम करना है. वेंट्रीमीटर ट्यूब से वाटर का फ्लो हो रहा है, तो वाटर का डेंसिटी SI यूनिट में 1000 kg पर मीटर क्यूब, दैट इज 10 to the power 3 और 1 into 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब. अब हमें मालूम करना है वॉल्यूम रेट ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द वेंट्रीमीटर ट्यूब, दैट इज कैपिटल V. वॉल्यूम रेट को हम कैपिटल V सिंबल से डिनोट कर सकते हैं. हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, तो उसमें भी हमने यूज किया था इस फॉर्मूले का, इस सिंबल का, कैपिटल V का. इसको कैपिटल R से भी, रेट को कैपिटल R से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हमने V से डिनोट किया है. और फॉर्मूला आप जानते हैं, V = वॉल्यूम रेट के लिए और द लिक्विड के लिए A1 into A2 मल्टीप्लाइड बाई √2 ρm g small g h is given 15 सेंटीमीटर. हाइट का जो डिफरेंस है मैनोमीटर ट्यूब के दोनों लिम्स में, लिक्विड के लेवल का जो डिफरेंस है H1 - H2 इज 15 सेंटीमीटर. H is also given 15 cm, that is 15/100 meter, that is 15 into 10 to the power -2 meter. So formula for volume rate is volume rate of flow of water through the ventrimeter tube,
volume rate of water, write down V equals to A1 A2 multiplied by root under 2 rho m into a small g into h upon rho, denominator में rho, density of the liquid, multiplied by under bracket A1 square minus A2 square. This is the formula for volume rate of the liquid through the वेंटूरीमीटर ट्यूब. वेंटूरीमीटर ट्यूब से फ्लो करने वाला लिक्विड, यहाँ ये प्रॉब्लम में वाटर दिया है, तो वाटर का वॉल्यूम रेट क्या होगा पर सेकेंड, कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा वेंटूरीमीटर ट्यूब से वाटर का, उसे कैलकुलेट करना है. तो उसका फॉर्मूला हमने जो हमने डिराइव भी किया था इस वीडियो में, उस फॉर्मूला को लिखा गया. अब वैल्यूज सबका पुट कर दिया जाए तो हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा, वॉल्यूम रेट ऑफ वाटर. और V इक्वल्स टू कैपिटल V इक्वल्स टू A1 एरिया. A1 इज वाइडर पार्ट का एरिया है, पाई इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई A2. A2 इज एरिया ऑफ द नैरो पार्ट ऑफ द ट्यूब, दैट इज एरिया ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ द वेंटूरीमीटर. वेंटूरीमीटर के मिड का मिडल पार्ट पतला होता है, तो उसका एरिया पाई R2 स्क्वायर से हमने पाई इंटू 2.25 इंटू 10 टू पावर -4 का स्क्वायर. सो A2 इक्वल टू पाई इंटू 2.25 इंटू 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर 2 इंटू रो एम, दैट इज मैनोमीटर लिक्विड का डेंसिटी 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 kg per meter cube. So rho m is 1.5 into 10 to the power 3 multiplied by value of G. We can take it 9.8 और approximately 10. अगर प्रॉब्लम में दिया नहीं रहे तो 9.8 यूज करेंगे. प्रॉब्लम में 10 दे दिया है तो हम G का वैल्यू 10 भी यूज कर सकते हैं. इस प्रॉब्लम में G का वैल्यू सपोज करते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, तो G का वैल्यू स्मॉल g का वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाई h. मैनोमीटर ट्यूब में जो ये दोनों लिम्स में, दोनों साइड्स में लिक्विड के लेवल्स का जो डिफरेंस है 15 सेंटीमीटर है, दैट इज h इक्वल टू 15 इंटू 10 टू द पावर -2 15 10 टू पावर -2 अपॉन रूट अंडर में ही अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई एरिया स्क्वायर A1. A1 is पाई इंटू A1 स्क्वायर है तो पाई इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 A1 है, तो इसका स्क्वायर करना होगा माइनस पाई इंटू 4 इंटू 10 टू पावर -4 का होल स्क्वायर. A1 का स्क्वायर कर दिया गया माइनस A2 स्क्वायर. A2 इज पाई इंटू 2.25 इंटू 10 टू पावर -4 का स्क्वायर. सो इट इज पाई इंटू 2 इंटू पाई इंटू 2.25 इंटू 10 टू द पावर -4 A2 का वैल्यू है, इसका भी होल स्क्वायर करना होगा. ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाए तो इसे कैलकुलेट करने पर पाई का वैल्यू 3.14, तो पाई इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर है, तो पाई स्क्वायर का वैल्यू 3.14 इंटू 3.14 इंटू पाई स्क्वायर, दैट इज 3.14 का स्क्वायर 9.86. तो सभी को वैल्यू को रख करके सभी मैंने पाई स्क्वायर का वैल्यू 9.86 रख करके मल्टीप्लाई करने के बाद एंड कैलकुलेशन के बाद स्क्वायर रूट निकालने के बाद G का वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स. वॉल्यूम रेट है, वॉल्यूम रेट का यूनिट होगा वॉल्यूम बाई टाइम, तो वॉल्यूम का मीटर क्यूब, टाइम का सेकेंड डिनोमिनेटर में है, ऊपर आकर पर सेकेंड है तो ऊपर आकर डिनोमिनेटर में सेकेंड इनवर्स हो जाएगा. तो वॉल्यूम रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द वेंटूरीमीटर ट्यूब भी वी कैन कैलकुलेट इट एज 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स. दिस इज द आंसर ऑफ this problem. Now problem 2 based on Torricelli's law. A water tank filled with water to a height of 20 meter as shown in figure. A hole of cross sectional area 1 cm square is made 10 meter below the water level.
that is upper water level, that is from the top. Hole is made below 10 meter from the top water surface, that is above 20 minus 10 meter from the bottom. क्योंकि इस वाटर टैंक में वाटर 20 मीटर हाइट तक फिलअप है, भरा हुआ है. कैलकुलेट पार्ट 1, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द होल. इस होल से, यहाँ होल है, होल से वाटर का इफ्लक्स स्पीड कैलकुलेट करना है. जितने स्पीड से वाटर बाहर निकलेगा इस होल से, जो कि टैंक के बॉटम से 10 मीटर हाइट पर है, तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स कैलकुलेट करना है. एंड इन पार्ट 2 ऑल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द होल. होल से किस रेट से वाटर बाहर निकलेगा, मतलब वॉल्यूम रेट ऑफ वाटर मालूम करना है. नाउ we have to solve it. It is given capital H, total height of water column inside the tank. टैंक के अंदर वाटर कॉलम का हाइट कितना है टोटल. बॉटम के वाटर का मतलब वेसल के बॉटम से वाटर के टॉप सरफेस का जो डिस्टेंस है वह हाइट ऑफ द वाटर कॉलम हुआ 20 मीटर है. सो इट इज गिवन H, कैपिटल H इक्वल टू 20 मीटर. एंड वाटर के अपर लेवल से, दैट इज टॉप से, टैंक में, वाटर टैंक में जो होल बनाया गया है, तो होल जो है 10 मीटर डिस्टेंस वाटर, अपर वाटर सरफेस से, टॉप वाटर सरफेस से टैंक के अंदर होल 10 मीटर नीचे है. द होल इज मेड 10 मीटर बिलो, द होल इज एट 10 मीटर बिलो फ्रॉम द अपर सरफेस, दैट इज टॉप सरफेस ऑफ वाटर इनसाइड द टैंक. सो स्मॉल h इज 10 मीटर. Therefore, height of the hole above the bottom of the tank is, टैंक के बॉटम से होल का हाइट कितना हो जाएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल्स टू 20 माइनस 10, दैट इज 10 मीटर. Therefore, velocity of using Torricelli law, velocity of influx is given by होल से जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलता है, बाहर इमर्ज करता है, उस स्पीड को हमने भी सपोज किया है v. तो v इक्वल टू, हम लोगों ने इस वीडियो में ही इसका फॉर्मूला टॉरिसेली लॉ का डिराइव भी किया था. बर्नौलीज थ्योरम का, बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौलीज प्रिंसिपल को अप्लाई करके, तो v इक्वल टू √2g स्मॉल h था. तो बर्नौलीज, सॉरी, टॉरिसेली लॉ में होल को हम बॉटम के टैंक का बॉटम के क्लोज सपोज किए थे, तो उसका हाइट जो है निग्लिजिबल था जिस हाइट से, मतलब वाटर कॉलम, टैंक में वाटर कॉलम का हाइट से, तो उस हाइट को नेग्लेक्ट किए थे. तो फॉर्मूला √2gh था. यहाँ तो √2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h. कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज द हाइट ऑफ द होल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक. सो इट इज √2g 9.8. इस प्रॉब्लम में दिया नहीं गया है जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का स्टैंडर्ड वैल्यू होगा और होता है. तो 2 × 9.8 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल H इज 20, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम. लिक्विड का हाइट जो है टैंक में 20 मीटर है, कैपिटल H इज 20. एंड अपर वाटर सरफेस से, टैंक के अंदर अपर वाटर सरफेस से, टॉप से होल का जो डिस्टेंस है स्मॉल h, कितने डेप्थ पर है बना है होल, 10 मीटर के डेप्थ पर. तो स्मॉल h इज 10, so 20 minus 10 is 10. So v equals to speed of efflux is √2 into 9.8 multiplied by 20 into 10, that is 10. अब 9.8 को हम लिख सकते हैं, we can write it as 98 upon, okay, it is 98 upon 10. तो इस डिसमल से यह जीरो क्या होगा, तो 9.8 is 98 upon 10. उस जीरो से डिनोमिनेटर में 10 का जीरो से न्यूमरेटर का जीरो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. मतलब इसको अगर ऐसे समझें कि डिसमल से जीरो न्यूट्रलाइज हो गया. तो नाउ इट इज वी लेफ्ट विथ √2 into 98. 2 into 98 is 196 and √196 is 14 मीटर पर सेकेंड.
तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स वाटर जिस स्पीड से होल से बाहर निकलेगा उसका स्पीड ऑफ इफ्लक्स कितना हो गया 14 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ इफ्लक्स. Now part 2, we have to solve part 2 of this problem. Also calculate the rate of flow of water through the hole. होल से किस रेट से टैंक के होल से किस रेट से वाटर इमर्ज करेगा. विथ वॉल्यूम रेट, दैट इज वॉल्यूम रेट ऑफ द वाटर emerging out which will volume rate of water which will emerge out through the hole of the tank. So that volume rate is rate of flow of water means volume rate of water. So rate of flow of water is volume rate of water, volume rate of water V, capital V equals to, we know that volume rate of water is area of cross section multiplied by velocity. Area of cross section of the hole multiplied by velocity. Area of cross section of the hole multiplied by velocity V. Area into velocity का प्रोडक्ट वॉल्यूम रेट होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से भी हम जानते हैं. तो एरिया कितना है, एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. जो एरिया है होल का ए इक्वल टू 1 cm स्क्वायर, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर का स्क्वायर, दैट इज 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर. 1 into 10 to the power -4 meter square. 1 cm square is 1 cm into 1 cm. 1 cm is 1 by 100 meter, that is 10 to power -2 meter, multiplied by again 1 cm is 1 by 100 meter, that is 10 to power -2 meter, that is 10 to power -2 meter into 10 to power -2 meter, that is 10 to power -4 meter square. So area of the hole, area of cross section of the hole made in the tank is A is equal to given capital A, area का symbol है, it is given 1 cm square, that is 1 into 10 to power -4 meter square. So we can write in place of A 1 into 10 to power -4 multiplied by velocity of efflux का है, चाहे इस speed of efflux, magnitude of velocity speed. So V is speed of efflux is 14 meter per second, so it is 14 into meter per second. So area, volume rate of flow of water through the hole is the volume rate of water through the hole is equal to area of cross section of the hole multiplied by velocity, speed of efflux, that is speed of the water coming out or emerging out through the hole. So area is given, volume rate V is equal to A into V, capital A, area into velocity of efflux or speed of efflux is equal to 1 into 10 to power -4 area of the hole is, and a speed of efflux in part 1 we have already obtained. V is equal to 14 meter per second square, 14 meter per second. Meter per second square is the unit of acceleration. Here a speed of efflux, so it is V is equal to 14 meter per second. So it is now 1 into 10 to power -4 into 14, that is 14 into 10 to power -4, or we can write it as 1.4 into 10 to power -3. Either 14 into 10 to the power -4 or we can write it as 1.4 into 10 to the power -3. वॉल्यूम रेट है, यूनिट इज वॉल्यूम अपॉन टाइम. वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, टाइम का अपॉन सेकेंड, दैट इज सेकेंड इनवर्स, मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स. वॉल्यूम रेट का यूनिट हो गया मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स. सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द होल इज वॉल्यूम रेट ऑफ वाटर थ्रू द होल is equals to capital V equals to area of the hole multiplied by speed of efflux. So it is area is 1 into 10 to power -4 multiplied by speed of efflux is 14 meter per second. So it is 14 into 10 to power -4 meter per second, and we can write it as 1.4 into 10 to the power -3 meter cube second inverse. Answer. Now this video is completed. अब यह वीडियो पूरा होता है. थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस. इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज applications of Bernoulli's theorem part 2, we will discuss another important applications of Bernoulli's theorem. For example, blood flow and heart attack and dynamic lift, that is Magnus law. Thanks all of you.